नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम बात करेंगे किसकी। आज मैं सोनू जी आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए लेके आई हूँ रसायन विज्ञान का हमारा पहला अध्याय जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों हम बात करेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इसकी किससे। हम इसमें जानेंगे सबसे पहले ठोस होता क्या है, यानी कि ठोस के क्या क्या गुण है या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है या उसकी क्वालिटीज है, यानी कि ठोसों के अभिलक्षणों के बारे में। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कि क्या कारण है, क्या गुण है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि यह वस्तु जो है वो ठोस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे ठोसों के अभिलक्षण से। तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ, शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, आप मुझे एक चीज बताइए कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, बिल्कुल देखी है ना। जैसे कि टेबल है, चेयर है, फैन है और इसके अलावा हमारे आसपास एयर भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं। कभी आपने महसूस किया है या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ये सब क्या है। तो बच्चों इन सब को अगर हम एक पर्टिकुलर भाषा में क्या कहते हैं, हम इन्हें एक साइंस की भाषा में कहा जाता है इनको पदार्थ या द्रव्य। यानी कि हमारे आसपास बहुत सारी जो वस्तुएं हैं इन्हें हम कहते हैं पदार्थ या द्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं हमने उसे कह दिया द्रव्य या पदार्थ। लेकिन ऐसा क्या गुण है, ऐसे तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, पेड़ पौधे भी हैं, क्या हम उन्हें कह देते हैं द्रव्य या पदार्थ। तो हम किसे कहते हैं पदार्थ, सबसे मेन बात ये है। तो इसके लिए कोई परिभाषा तो होनी चाहिए, यानी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी, तभी तो हम कहेंगे कि ये है वस्तु हमारा पदार्थ है या द्रव्य है। तो वो परिभाषा हमारी क्या है बच्चों, वो परिभाषा है हमारी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु यानी हमारे आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनका द्रव्यमान हो या फिर वो स्थान घेरती हो। देखो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है, उसका मान, तो क्या हुआ द्रव्यमान। इसको भार से तुलना मत कीजिए, भार की अगर हम बात करें तो भार और द्रव्यमान दोनों ही चीजें बच्चों अलग अलग होती है। ठीक है, भार का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग धरती पर हैं, ठीक है, तब उस केस में हमारा भार जो होता है वो अलग रहता है। ठीक है, वेट अलग रहता है। लेकिन हम स्पेस में जाते हैं तो हमारा वेट अलग हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। कारण क्यों है, कारण इसका ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमारा जो वजन है या हमारा जो भार है वो ज्यादा रहता है पृथ्वी पर। ठीक है, और स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इस वजह से वो कैसा रहता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द्रव्यमान की। अब द्रव्यमान जो है ना बच्चों वो वही रहता है चाहे आप उसे कहीं भी हम लेके जाए वस्तु को। ठीक है, तो द्रव्यमान का मतलब क्या, उसमें जो मैटर है, उसमें जो पूरा का पूरा जिससे भी वो मिलकर बना है। देखो जैसे हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं अलग अलग तरह के, है ना, लीवर भी है, किडनी भी है, ठीक है, इसके अलावा हम जो स्टमक है अलग से, तो मतलब बहुत सारे बोन्स हैं, तो बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं। तो क्या हम स्पेस में जाते हैं तो एक बॉडी पार्ट या अंदर का इंटरनल ऑर्गन कम हो जाता है क्या, नहीं होता ना, वो तो एज इट इज जो है वही बना रहेगा, वो थोड़ी कम होगा। कम तो क्या हो गया, हमारा भार चेंज हो गया, यानी कि जो वेट है वो वेट चेंज हो जाता है, बट मास दैट मीन्स द्रव्यमान जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू यानी फिक्स्ड रहती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये मान लीजिए हमारी बॉडी हम जिस चीजों से मिलकर बनी है पूरी की पूरी वो तो हमारा द्रव्यमान है, और हम जब स्पेस में जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमारा भार अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन ले लीजिए, ठीक है, तो इस पेन में
जो भी मैटर, इसमें जो द्रव्यमान है, इसके अलावा मैं इसे चाहे टेबल पे रखूं या जहां भी मैं इसके रखूंगी तो ये एक अपनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, एक स्थान घेरेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हवा में लटका रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्या होगा कि हम इसे जहां भी रखेंगे वो एक स्थान घेर लेगा, चाहे पानी की बोतल हो, चाहे कोई बड़ा कंटेनर हो या ग्लास हो, तो हम उसको रखते हैं जहां भी तो वो एक जगह, एक स्थान घेर लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, यहाँ पर कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये तो बात हुई किसकी, द्रव्य या पदार्थ की। अब पदार्थ जो होता है इसकी बारे में और भी हम जानेंगे। क्या, पदार्थ की होती है अवस्थाएं, पदार्थ की होती है अवस्थाएं। भाई हमने ये तो देख लिया कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमने नाम दे दिया पदार्थ या द्रव्य, लेकिन ये पदार्थ और द्रव्य किस किस तरह से पाया जाता है, उन्हें कहा जाता है पदार्थ की अवस्थाएं। कैसे, ये मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं या पदार्थ है वो मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। वो 3 अवस्थाएं बच्चों क्या क्या है, वो 3 अवस्थाएं हमारी ठोस, द्रव और गैस। ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, आप देख सकते हो। तो ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं हैं किसकी, पदार्थ की, यानी कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं वो मुख्यतः इन 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ये अवस्थाएं ऐसे क्यों कहला रही है, ठोस क्यों, द्रव क्यों और गैस क्यों। ठीक है, तो उसका मुख्य कारण क्या है बच्चों कि ये जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन छोटे छोटे कणों को नाम दिया जाता है परमाणु। ठीक है, तो परमाणु या अणु, देखो परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सब से मिलकर एक पदार्थ बनता है। अब बात आती है, हमने ये कहा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने बताई, ठोस, द्रव और गैस। अब इन तीनों अवस्थाओं के हमने ऐसा क्यों कहा, ठोस, द्रव और गैस, वो डिपेंड करता है इनके अवयवी कणों पर, यानी कि अभी भी मैंने नाम दिया परमाणु या अणु। तो ये पदार्थ परमाणु या अणु से मिलकर बने हैं। तो ये परमाणु और अणु जो है वो आपस में किस तरह से व्यवस्थित है उस पर डिपेंड करती हैं इनकी अवस्थाएं। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। ये आपके सामने है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है ये जो इसके कण हैं, ये अणु हैं या परमाणु हैं, जो भी इसके कण हैं हम इनको नाम देंगे अवयवी कण या इनके कण। अब देखो ये जो अवयवी कण है आपको दिखाई दे रहा हो कि ये कण बिल्कुल पास पास हैं एक दूसरे के, है ना, यानी कि बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, इनके बीच में या इनके मध्य में रिक्त स्थान या तो बहुत कम होगा या फिर ना के बराबर होगा। ठीक है, या तो होगा ही नहीं और होगा तो बिल्कुल कम, ना के बराबर, बहुत थोड़ा सा गैप इनके बीच में रहता है। तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था को हम कहते हैं ठोस अवस्था। आई मेरी बात समझ में? चलिए अगली हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है कि इसके पार्टिकल्स यानी इसके जो कण हैं वो इससे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग दिखाई दे रहा है? अलग ये दिखाई दे रहा है कि ये जो कण है वो थोड़ा थोड़ा दूरी पर है, यानी इनके मध्य में रिक्त स्थान थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, यहाँ तो कण बहुत ज्यादा पास थे और यहाँ जो कण है वो थोड़ा सा दूरी पर व्यवस्थित है। अब आ जाते हैं हमारी गैस अवस्था में। अब गैस अवस्था की तो बात ही कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि इसके अवयवी कण, एक कण तो उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कहीं कोई स्थान नजर नहीं आ रहा, यानी इनके बीच में बहुत ज्यादा जगह खाली है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है गैसीय अवस्था। तो ये तीनों प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में अवयवी कण जो है वो अलग अलग तरह से व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि आपने देखा ठोस अवस्था में बहुत कम इनके बीच में स्थान है, द्रव अवस्था में थोड़ा सा स्थान है इनके बीच में, लेकिन गैस अवस्था में इन कणों के मध्य में आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल भी कोई भी स्थान या गैप नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या ये अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं? बिल्कुल होती हैं। कैसे होती हैं? ये अवस्थाएं परिवर्तित होती है ताप देने पर। क्या देने पर? ताप।
ठीक है। यानी कि ठोस अवस्था का अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो हमारा सबसे अच्छा उदाहरण होता है पानी, ठीक है। पानी बहुत जरूरी है, हम सब पीते हैं। तो हम बात करते हैं अगर पानी की, ठीक है, पानी या फिर जल, हिंदी में कहें तो शुद्ध, ठीक है। अब वाटर या पानी या जल जो भी है, हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको गर्म किया, ताप दिया। गर्म करने पर ये जो पानी है, ये पानी यहाँ पर अब हमारा ठोस अवस्था में कैसे उपस्थित है, ठोस अवस्था में ये हमारा उपस्थित है बच्चों बर्फ के रूप में। किसके रूप में, बर्फ, आइस होती है ना। पानी किस रूप में उपस्थित है, बर्फ, तभी तो हम इसे कहेंगे ठोस, क्योंकि इसके कण बिल्कुल पास पास हैं, ठीक है। आपने देखा है बर्फ कितनी सॉलिड होती है, एकदम ठोस अवस्था में मिलती है। अब मैंने इसको गर्म किया तो ये किस में अवस्था में बदल जाएगी, द्रव में, यानी कि अब हम बदल जाएगी ये पानी में, यानी कि जल में। द्रव अवस्था है, अब ये द्रव अवस्था कौन सी आ गई इसकी, जल या पानी, जो भी हम ले लें, ठीक है। अब ये जो ताप हम इसको देंगे, जिस ताप पर यह पानी यानी कि ये बर्फ जो है वो पानी में बदल जाएगी। बर्फ किस में परिवर्तित हो जाएगा, जल में, पानी में। तो यह अवस्था हमारी इस तरह से परिवर्तित होना, तो ये जो टेम्परेचर, ये जो ताप है जिस पे हम गर्म करते हैं और ये पिघलना शुरू होता है, इसको कहा जाता है गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको और थोड़ा सा गर्म किया और थोड़ा सा ताप दिया, ठीक है, और गर्म किया, ठीक है। तो ये किस में बन गया, ये बन गया भाप में परिवर्तित हो गया, भाप में, यानी वाष्प में परिवर्तित हो गया, भाप में, या फिर वाष्प लिख सकते हैं आप, वाष्प में। वाष्प जो है वो पानी की, भाप या वाष्प जो है वो कौन सी अवस्था है बच्चों, गैस अवस्था है, ठीक है। तो ये जो हमने इसको ताप दिया और हमने इसको गर्म किया, ये वाष्प में परिवर्तित हो गया, यानी कि गैस में अवस्था में परिवर्तित हो गया। इस ताप को बोला जाता है क्वथनांक। क्या बोलते हैं, ये होगा क्वथनांक, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये अवस्थाएं जो होती हैं वो ताप देने पर एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो हमने देखा जिस तरह से बर्फ को जल में परिवर्तित किया, फिर हमने उसको भाप में परिवर्तित किया। कैसे परिवर्तित किया, ताप देकर। तो वो ताप जिस पर ये परिवर्तित होते हैं, यानी कि ठोस से द्रव में परिवर्तित होने लगता है, तो वो हमारा गलनांक है, और जब द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो वो ताप हमारा कौन सा है, क्वथनांक है, ठीक है। अब बच्चों ये तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं थी पदार्थ की। हमने कौन सी, हमने मुख्यतः 3 अवस्थाएं देखी, ठोस, द्रव और गैस। एक अवस्था और होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पता होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और एक होती है BEC, बोस-आइंस्टाइन कैंडेसेट, ठीक है। तो इस तरह से ये है पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। मुख्यतः हम पढ़ते हैं इन 3 अवस्थाओं के बारे में, लेकिन एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा जो अवस्था होती है ना बच्चों, वो प्लाज्मा अवस्था होती है बहुत ज़्यादा ताप देने पर, यानी हमने जब टेम्परेचर दिया, हमने जब ताप दिया, तो हमने क्या किया, और ज़्यादा ताप दिया, इतना ज़्यादा सुपर हीटेड, बहुत ज़्यादा गर्म किया। तो बहुत ज़्यादा गर्म करने को पर गैस अवस्था को जब हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो उस अवस्था में वहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, उस वजह से वहाँ पर विद्युत का चालन होता है और हमें रंग दिखाई देते हैं। तो इस तरह की अवस्था कहलाती है प्लाज्मा अवस्था, यानी बहुत ज़्यादा सुपर हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था कैसी है, बहुत ज़्यादा गर्म गैसीय अवस्था में। इसका उदाहरण भी हमें बहुत जगह देखने को मिलता है, लाइटिंग होती है, यानी कि जब बिजली चमकती है तो वो किसका उदाहरण है, वो उदाहरण है हमारा प्लाज्मा अवस्था का, ठीक है। इसके अलावा और हमें कहाँ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, स्टार्स, जो तारे दिखते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में सोलर विंड, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, प्लाज्मा अवस्था के। देखो
क्या होता है, जैसे कि जब बहुत तेज मौसम जब खराब होता है तो बादल क्या टकराते हैं, तो बादल जब आपस में टकराते हैं ना, तो उस केस में वहां पर गैसीय अवस्था एयर है, तो गैसीय अवस्था है, तो वहां पर उसकी तरह से बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती है, गर्मी, और उस गर्म की वजह से उस अवस्था में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तब हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है कलर के साथ, है ना। तो इस तरह से इसको बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। और बोस आइंस्टाइन अवस्था की अगर बात करूं तो दो साइंटिस्ट थे, बोस और आइंस्टाइन, जिन्होंने ये बताया कि ये जो अवस्था होती है बहुत सुपर कूल्ड, यानी बहुत ज्यादा ठंडा करने पर, कूल करने पर जो स्टेज मिलती है, जो अवस्था मिलती है, उसको नाम दिया गया BEC। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की यह अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम मुख्यतः पढ़ते हैं इन तीन अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करते हैं आगे किससे, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे, यानी कि ठोसों के लक्षण के बारे में। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि ठोस अवस्था कैसी अवस्था है। ठोस अवस्था वो अवस्था है जिसमें कि अवयवी कण एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं, उनके बीच में स्थान ना के बराबर है, या बहुत ही कम स्थान उनके मध्य में उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम ठोसों के लक्षणों के बारे में जाने। भाई ये तो सफिशिएंट नहीं है कि सिर्फ हमने ये देख लिया कि भाई कण जो है वो पास पास हैं या दूर हैं, इसके और भी तो कोई कैरेक्टर होंगे, और भी तो कुछ लक्षण होंगे, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से कंफर्म करके ये कह सकें कि नहीं, यह अवस्था तो ठोस अवस्था ही है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे तुलना करते हुए, कंपैरिजन करते हुए। तुलना किससे करेंगे, बाकी दो अवस्थाओं से। कौन सी अवस्था, गैस अवस्था और द्रव अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था की गैस अवस्था और द्रव अवस्था से तुलना करते हुए हम जानेंगे कि इनके मध्य में कौन कौन से अंतर भी हमें पता चल जाएंगे, इसके साथ कौन कौन से ऐसे गुण हैं इनमें, या कौन सी ऐसी क्वालिटीज है, या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये ठोस अवस्था है, या ये द्रव अवस्था है, या फिर ये गैस अवस्था है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इसमें विशेषताएं हम क्या क्या लेने वाले हैं, जिसके आधार पर ये सब विशेषताएं हैं, इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई ठोस अवस्था जो है वो कैसी होगी, द्रव कैसी होगी, और गैस अवस्था कैसी होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों आकार की, है ना। आकार जो होता है, यानी साइज जो होता है, ठोस का साइज कैसा होता है। अब आप कहोगे कि मैम एक कोई पर्टिकुलर साइज तो नहीं है, हम तो यही कहेंगे ना, भाई कुर्सी के आकार की है, टेबल जो स्क्वायर भी आती है ना, वर्गाकार भी है, या फिर गोल भी आती है, तो एक फिक्स्ड तो क्या साइज कहेंगे हम इसको, किस तरह का साइज कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम ठोस अवस्था के साइज की बात करें तो साइज कैसा है इसका, देखो आपका जो भी ठोस अवस्था है, चाहे वो टेबल हो, है ना, तो क्या उसका जो साइज है वो फिक्स है। अगर वो गोल टेबल है तो वो गोल ही रहेगी, है ना। अगर आप उसको काटेंगे तभी तो उसका साइज चेंज होगा, अदरवाइज का कोई साइज चेंज नहीं होगा। हम कहते हैं कि हमारे घर में जो भी टेबल है, तो टेबल क्यों कह रहे हैं कि गोल साइज की टेबल है, या किसी के घर में जो होती है वो रेक्टेंगल साइज की होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फिक्स साइज होता है वो साइज उसका है, किसका, हम बात कर रहे हैं ठोसों का। ठीक है, अब कोई भी चीज ले लीजिए, वो चाहे से डस्टर ले लीजिए, चाहे चेयर ले लीजिए, चाहे बेड ले लीजिए, लेकिन जो साइज है वो ऐसा तो नहीं है बेड पे हम सोते हैं बेड का हमारा 6x6 का साइज है, सुबह उठ के देखा तो 6x8 का हो गया, या रात को देखा तो ये थोड़ा कम हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो साइज फिक्स है, आकार है, वही आकार उसका रहेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ठोसों का जो हमारा आकार है वो कैसा है, फिक्स्ड है। कैसा है, फिक्स्ड, यानी कि निश्चित आकार है। कैसा आकार है बच्चों, उनका आकार है निश्चित। ठीक है, तो ठोसों का आकार हमारा कैसा आकार है, निश्चित आकार है, फिक्स्ड है, कोई चेंजेशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं द्रव के आकार की।
अब द्रव में हमारे क्या आता है, जो भी लिक्विड चीजें होती हैं, है ना, जो द्रव की है, जैसे कि पानी है, दूध है, जूस है, जो भी है। अब मान लीजिए घर में अगर दूध रखा है, ठीक है, अब वो दूध जो है आप उसको चाहे आप डालो किसमें, ग्लास में डालो, चाहे आप उसको बड़े बर्तन में डालो, किसी भी बर्तन में आप उसको डाल दो, तो उसी बर्तन का वो आकार ले लेगा, है ना। यानी कि अगर पानी पीते हैं या हम दूध पीते हैं तो चाहे आप उसको डिजाइन वाले कांच के ग्लास में रख लीजिए, या फिर स्टील वाले ग्लास में डाल दीजिए, या फिर किसी बाउल में रख दीजिए, लेकिन उसका जो आकार है वो क्या होगा, क्या फिक्स आकार है क्या भाई, ग्लास के आकार जैसा है। हमने जो है बाउल में डाला, कटोरी में डाला, तो वो ग्लास के साइज का यूं खड़ा रहता है क्या, कभी देखा है दूध, नहीं ना, पूरा फैल जाता है। कैसा आकार हो जाता है, जैसा उस बर्तन का है। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रवों का जो आकार है वो निश्चित नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, उसका कोई भी फिक्स आकार नहीं है, उसको जिस बर्तन में डालोगे उसका आकार वैसा ही हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव अवस्था जो होती है उसका जो आकार है बच्चों वो कैसा है, अनिश्चित। कैसा है, अनिश्चित, यानी कोई भी फिक्स आकार उसका नहीं है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं हम किसकी, गैस अवस्था की। जो कहानी हम द्रव के लिए बोलते हैं वही हमारी रिपीट होती है गैस अवस्था के लिए, ठीक है। कैसे, गैस अवस्था में आपने अगर जो गैस होता है उसको सिलेंडर में भरते हैं, किसी भी कंटेनर में भरते हैं, तो वो उसी का ही आकार ले लेता है ना, क्योंकि अवयवी कण कैसे हैं, अवयवी कण दूर दूर है, पास तो है नहीं। तो अवयवी कण दूर होने की वजह से उसको आप जिस भी कंटेनर में डालोगे या बर्तन में डालोगे, मतलब किसी भी उसमें, तो वो क्या करेगा, उसी का ही आकार लेगा, क्योंकि कण जो है वो उतनी की उतनी जगह घेर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी कोई निश्चित आकार नहीं है, यानी कि जो हम द्रव के लिए सोच रहे थे वही बात हमारी गैस पे भी अप्लाई होती है। तो गैसीय अवस्थाएं जो होती हैं बच्चों, ये भी, इनका भी आकार कैसा है, अनिश्चित है। कैसा है, अनिश्चित, ठीक है। चलिए अब बात आती है किसकी, अब बात आती है आयतन की, ठीक है। अब हम जब आयतन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, आयतन की, ठीक है। अब आयतन क्या चीज होती है, देखो जो ठोस अवस्था है, हमने क्या देखा, ठोस अवस्था के लिए, यानी कि ये अवयवी कण, ये जो कण होते हैं वो इस तरह से बिल्कुल पास पास है, ठीक है। ये पास पास कहाँ पे है, ये पास पास है हमारे ठोस अवस्था में, ठीक है। ये हमारी ठोस अवस्था है, ठीक है। और द्रव अवस्था में हमने देखा, तो द्रव अवस्था के हमारे जो कण हैं ये हमारे हो गई किसकी बात, द्रव अवस्था की, थोड़े दूर दूर है। द्रव और गैस अवस्था की हम बात करें तो हमारे गैस अवस्था के कण किस तरह से हैं, एक कण यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से दूर दूर, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं आयतन की। आयतन की जब बात करेंगे तो हमारा जो ठोस है उसका आयतन कैसा होगा, देखो कण बिल्कुल पास पास है, ठीक है। जब कण इसके पास पास है तो उस केस में इसका आयतन कैसा होगा, निश्चित आयतन होगा। कैसा होगा, निश्चित, यानी कि ठोस के कण जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो इसका, इसलिए इनका जो आयतन होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो होगा बिल्कुल फिक्स, निश्चित आयतन होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था के अगर आयतन की बात करें, देखो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन जो होता है बच्चों, आयतन ये भी आपको पता होना चाहिए, आयतन जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आयतन की, ठीक है। तो आयतन जो है वो फिक्स रहता है। कैसे फिक्स रहता है, जैसे कि अगर हमें बात करूं ठोस अवस्था की, तो कण बिल्कुल पास पास है, ठीक है।
तो कण जब इसके पास पास है तो इस केस में क्या होगा कि इसका आयतन जो है वो फिक्स्ड होगा। कैसा होगा? फिक्स्ड, निश्चित होगा। किसका? ठोस का। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? द्रव अवस्था की। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको, इससे समझ में आएगा और अच्छे से थोड़ा सा। ये देखिए, हमें पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, यही होता है हमारे पास में। ठीक है ना? ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? आयतन की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आयतन की बात करते हैं तो ठोसों में इसकी अगर हम बात करें तो ठोस के लिए आयतन जो होगा बच्चों वो कैसा होगा? फिक्स्ड होगा, यानी कि निश्चित होगा। अगर मैं बात करूं द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था का जो आयतन है वो क्या होता है? यानी कि अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है, ठीक है, अगर वो उस 1 लीटर दूध को आप किसी भी कंटेनर में डालिए, क्या वो बढ़ जाएगा या वो कम हो जाएगा? सोचिए सोचिए क्या होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, यानी कि उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। 1 लीटर दूध है तो चाहे आप उसको बड़े कंटेनर में डालिए, चाहे आप उसको छोटे कंटेनर में डालिए, उसकी क्वांटिटी तो वही रहेगी, 1 लीटर ही रहेगा। यानी कि उसका आयतन कैसा है? निश्चित है, फिक्स्ड है। ठीक है, यानी कि जो आयतन होता है वो आयतन हम जब ठोस के लिए करते हैं तो ठोस में हम जो भी वस्तु होती है ना, तो उसकी हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यही देखते हैं। तो परिमाप जो होता है उसका, यानी कि हम कहते हैं कि ये इसका इतनी लंबाई है, इतना है, तो वो फिक्स्ड रहता है ना। जितनी भी लंबी टेबल है या चौड़ी है, जो भी है वो फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि उनके कण जो है वो बिल्कुल पास पास ही हमने देखा। ठीक है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब द्रव में तो कण हमारे दूर दूर हैं, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे जब हम आयतन की बात करते हैं बच्चों, तो आयतन जो होता है वो 1 लीटर अगर दूध हमने लिया है तो वो वही रहेगा, हम चाहे उसको किसी भी बर्तन में रखें। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि द्रवों का आयतन भी कैसा हुआ? निश्चित हुआ, है ना। एक इसका परिमाप हमने लिया, मापन हम ले रहे हैं, तो ठोस में भी हम मापन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या रहेगा? बिल्कुल फिक्स रहेगा। आयतन कैसा रहेगा इसका? यानी कि फिक्स। तो आयतन कैसा हो गया द्रव का? निश्चित होता है। फिक्स रहता है। अब हम बात करते हैं गैस की। जब हम गैस अवस्था की बात करते हैं बच्चों, तो गैसीय अवस्था के आयतन यानी कि कण जो है, जो गैस है, हम इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उस पूरे कंटेनर का आयतन घेर लेगा। यानी कि जिस भी जगह में आप इसको डालोगे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा, उस पूरे बर्तन का आयतन वो ले लेगा। ठीक है, देखो आयतन मतलब ये कितनी जो होती है स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, कितनी जगह घेरता है ना, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो गैस के अवयवी कण है वो कैसे हैं? वो दूर दूर है ना, तो उनको तो और दूर जाना है, पास नहीं रहना है। तो अब हम उसको चाहे किसी भी कंटेनर में डालें, किसी भी साइज के कंटेनर में डालें, वो उसके पूरा का पूरा स्थान, यानी कि उस बर्तन का जो आयतन होगा, उस कंटेनर का जो आयतन होगा, वो आयतन कौन ग्रहण कर लेगा? गैस ग्रहण कर लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि यह जो गैस अवस्था है इसके आयतन की अगर हम बात करें तो इसका जो आयतन है बच्चों वो कैसा होगा? अनिश्चित होगा। कैसा होगा? अनिश्चित होगा। ठीक है, यानी कि इसका द्रव अवस्था का आयतन कैसा था? निश्चित। फिर से मैं बता रही हूँ, जो भी आपने यहाँ पे क्वांटिटी ली है, जो भी दूध आपने लिया है, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, किसी भी कंटेनर में डालो, उनका साइज बढ़ेगा नहीं, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो इसको आप किसी भी कंटेनर में डालिए, किसी भी साइज के, ये उस पूरे कंटेनर को घेर लेगा चारों तरफ से। तो इसका मतलब इसका जो आयतन है वो आयतन कैसा है? अनिश्चित है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। तो यानी ना तो इसका साइज यानी कि आकार
की बात करो चाहे आयतन, दोनों ही गैस अवस्था के अनिश्चित है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, जो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे घनत्व की। ठीक है, जब हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व बराबर अभी भी मैंने आपको बताया द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, यही होगा। तो अब अगर हम बात करें किसके घनत्व की, ठोसों के घनत्व की। ठीक है, तो ये इतने सारे कण, कणों की संख्या बटे में इनका आयतन। ठीक है, द्रव्यमान यानी का जितना मास है और वो आयतन, तो इसका मतलब जो ठोस है उसमें कण बहुत ज्यादा है, तो द्रव्यमान भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, और द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व भी अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, ठोस की, तो ठोसों का घनत्व कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है, उच्चतम होगा कि ज्यादा। अब देखो बात करते हैं हम द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था में भी जो कण है, अवयवी जो कण है वो थोड़े से स्थान पर फैले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान थोड़ा सा कम होगा तो घनत्व भी कैसा हो जाएगा, कम। तो यहाँ पर इसका घनत्व कैसा होगा, थोड़ा सा कम, तो कैसा लिखेंगे, उच्च होगा, यानी कि ठोसों की तुलना में इसका कम हो गया, ठोसों की तुलना में इसका घनत्व कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैसीय अवस्था की, तो गैसीय अवस्था में भी वही चीज है, द्रव्यमान कम हो जाएगा इसका और भी ज्यादा, कण बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो ये कैसा हमको प्रदर्शित करेगा, घनत्व निम्नतम, कम, एकदम बहुत ज्यादा कम इसका घनत्व होगा। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं अंतरा आणविक दूरी की। क्या होता है अंतरा आणविक दूरी, अणुओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, अंतरा आणविक दूरी। अब देखो ठोस अवस्था में दिख रहा है आपको अंतरा आणविक दूरी, यानी दो अणुओं, ये दो अणु, ये दो कण हैं, इनके बीच की दूरी, इनके मध्य की दूरी क्या दिखाई दे रही है आपको, कुछ भी नहीं है ना, कोई स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब अंतरा आणविक दूरी कैसी हुई यहाँ पे, निम्नतम, कम से कम। और अगर हम बात करते हैं द्रव अवस्था की, तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा कणों के मध्य में दूरी है ना, यानी अंतरा आणविक दूरी, दो अणुओं के मध्य की दूरी देख सकते हो आप, इन कणों के बीच में थोड़ा स्थान है, थोड़ी थोड़ी दूरी यहाँ पर है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ अंतरा आणविक दूरी तो है लेकिन कम है, थोड़ी सी निम्न है। ठीक है, और अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में तो बहुत ज्यादा दूर हो, जितने बड़े बर्तन में या बड़े कंटेनर में के उतनी ही जगह घेर लेगा, तो और दूरी बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि गैसीय अवस्था में अंतरा आणविक दूरी कैसी है, उच्चतम या अधिकतम, बहुत ज्यादा दूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी हमारी ठोस, द्रव और गैस की कुछ विशेषताओं की।